मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि अक्सर सुना था कि शादी के नाम पर लड़कियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बार बार इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। आज मेरी सुहागरात थी और मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। इस रात हर लड़की अपनी आंखों में बहुत से अरमान और ख्वाहिशें लेकर अपने पिया के घर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे देख न सके। काश कि यह मंजर मेरी आंखों से ओझल हो जाए। मेरा दिल उस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और खौफ के मारे मेरा दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति नवीन कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने बेड की चादर को अपने हाथों से जोर से दबोच लिया था। मैं एक अजीब सी कशमकश से गुजर रही थी। जैसे जैसे नवीन मेरे करीब आ रहे थे, मेरा पूरा वजूद हौले हौले कांपने लगा था। वह मेरे पास आकर बैठ गए और कुछ देर तक मेरे चेहरे को बड़े प्यार से निहारने लगे। मैं दिखने में खूबसूरत थी और शायद यही खूबसूरती इस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे बर्फ जैसा ठंडा पाकर वह चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है आंचल, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं। वह कहने लगे, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने बहुत धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देते हुए बोले, परेशान ना हो। मैंने फिर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोले, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने धीमी आवाज में दोहराया, मुझे खौफ आता है, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। नवीन ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर मुझे हौसला दिया और बड़े शांत स्वर में कहा, देखो, इसका एक हल है मेरे पास। मैंने उत्सुकता और डर के बीच पूछा, वो क्या? इसके बाद नवीन उठकर खड़ा हो गया और अलमारी के पास जाकर उसे खोला। वह एक गोली लेकर आया और पानी के गिलास के साथ मुझे थमाते हुए बोला, यह गोली खा लो। मैंने सहम कर पूछा, ये किस चीज की गोली है? नवीन ने रहस्यमयी लहजे में कहा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है। मैं उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी। उस वक्त मैं इस कदर डरी हुई थी कि मेरी जान निकली जा रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी इतनी बड़ी परेशानी का हल एक छोटी सी गोली कैसे हो सकती है। खैर, डर के मारे मैंने वह गोली खा ली। नवीन मेरे करीब आया। उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर चूम लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। धीरे धीरे मुझ पर एक नशा सा छाने लगा। नवीन ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, लेकिन खौफ के मारे मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों में गहरी खुमारी उतर रही है। मैं चाहकर भी खुद को जगाए नहीं रख पा रही थी और कुछ ही पलों में गहरी नींद की आगोश में चली गई। शादी से कुछ दिन पहले मेरी शादीशुदा सहेलियां वो मुझे लेकर बैठी थी। उन्होंने कहा था, अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते की हकीकत से आगाह कर दें। मैं इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल अनजान थी। जब मेरी सहेलियों ने डरावने अंदाज में मुझे इसके बारे में बताया तो मेरे मन में खौफ बैठ गया। उनका कहना था कि पति शादी की रात अपनी पत्नी पर बिल्कुल रहम नहीं खाता और तुम्हारा हसीन रूप देखकर तो वो और भी बेकाबू हो जाएगा। उनकी इन बातों ने मेरा होश उड़ा दिया था और तभी से मैं शादी की रात के नाम से कांपने लगी थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। जैसे ही मैंने करवट बदली, मेरी कमर में तेज दर्द की टीस उठी और मैं कराह उठी। मेरे साथ लेटा नवीन फौरन उठ बैठा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने बोझिल आवाज में कहा, पता नहीं,
मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। याद करने की कोशिश के बावजूद मुझे रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सिर को संभालूं या अपनी दुखती कमर को। मेरी नजर बेड पर पड़ी, जहां मेरी कांच की चूड़ियां टूटकर बिखरी हुई थीं। मैं जैसे तैसे तकिए का सहारा लेकर बेड के क्राउन से टिक कर बैठी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी हालत इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ कोई नरमी नहीं बरती थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता देख नवीन पास आकर बैठ गया और बोला, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अब खुद को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो इंसान अपने जज्बात पर काबू कैसे रख सकता है। वैसे भी तुम रात को बहुत खौफजदा लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन, दवाई नहीं दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी सुहागरात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर नवीन उठकर वॉशरूम चला गया। मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं खड़ी हो पाऊं। नवीन अपने घर में अकेला रहता था, उसके माता पिता नहीं थे। पहले तो मेरे पापा इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उनका कहना था, लाडा का बिल्कुल अकेला है, मुझे ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ ने उन्हें समझाया कि नौजवान अच्छा कमाता है और उसका अपना घर है। माँ का तर्क था, अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो इसमें उसका क्या कसूर। आपने अच्छे से छानबीन तो की ही है, किसी ने कोई बुराई नहीं निकाली। अच्छा ही है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की पहली ही रात मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी लाचार हो जाऊंगी। जब नवीन नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ही घर संभालना है। मुझे काम करने पर ऐतराज नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरा शरीर इस काबिल नहीं था कि मैं नाश्ता बना सकूं। नवीन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में ऐसा दर्द था मानो वह टूट जाएगी। मैं अपनी कमर पर हाथ रखे जैसे तैसे नहा धोकर कमरे से बाहर निकली। नवीन लाउंज में बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन वह जो बातें कर रहा था उन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वह गुजरी हुई रात के निजी लम्हे बड़े बेबाक अंदाज में किसी को बता रहा था। मैं फौरन नजरें झुकाकर किचन में चली गई। मैंने बड़ी मुश्किल से नवीन और अपना नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवीन से कहा, नवीन, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए शायद मैं रात को आपको वक्त न दे सकूं। नवीन उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसके होठों के करीब जाता कप रुक गया। वह रूखेपन से बोला, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर हाल में बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन जो मेरी शारीरिक हालत थी उससे मैं अनजान नहीं थी। मेरा पति मेरी तकलीफ से बेखबर बस अपनी मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। रात को नवीन ने मुझे एक दूसरी दवा दी। मैंने मना करते हुए कहा, मुझे यह नहीं खानी। उसने कहा, यह नींद की दवा नहीं है। मैंने पूछा, फिर यह कैसी और किस चीज की दवा है? वह बोला, ये जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा है। ये सुनकर मैं हक्की बक्की होकर उसका चेहरा देखती रह गई। आखिर उसे किस बात की जल्दी थी? अभी तो हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं बीते थे और वह मुझे गर्भधारण की दवाइयां देने लगा था। मैंने नवीन से कहा, अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं बीता। वह झुंझलाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि और वक्त बर्बाद हो। क्या मैं 1 साल तक यही देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और उसके बाद तुम्हें दवाई खिलाना शुरू करूं? ये कहकर उसने जबरदस्ती वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने बेबसी में वह
दवाई निगल ली, लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब पिछली रात वाला मंजर फिर से दोहराने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं यह सोच पाती कि अगर यह दूसरी मेडिसिन प्रेगनेंसी वाली थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी। मुझ पर इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी कि मैं फिर से गहरी बेहोशी में चली गई। इस बार बेहोशी के आलम में भी मुझे अपनी चीखें अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में असहनीय दर्द उठा था। दर्द इतना भयानक था कि गहरी नींद में होने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बार दर्द की वजह से मेरी आंख जल्दी खुल गई। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैंने नवीन को जगा दिया और रोते हुए कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन उसने चिद्देपन से कहा, अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला है, तुम क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर, दर्द निवारक देता हूं, वह खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर दर्द में बस मामूली सा फर्क पड़ा और मैं सो गई। सुबह उठी तो दर्द फिर से बरहज गया था। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। 8 दिनों तक मैं इसी नरक से गुजरती रही, लेकिन नवीन को मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास न था। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो मैंने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आओ। मुझे नवीन से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वह तमतमाकर बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मुझे औलाद नहीं मिल जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आता था कि उसे इतनी जल्दी क्यों है। औलाद होना मेरे हाथ में तो नहीं था। 8 दिनों में मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा खा कर मेरा दिमाग भी बोझिल रहने लगा था। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाने की जिद करती, वह टाल देता और कहता, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी। एक दिन जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने डॉक्टर को अपने कमर दर्द के बारे में बताया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दम घुटने लगा। मैंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह गंभीर होकर बोली, मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है? मैंने गर्दन झुकाकर ना में सिर हिला दिया। मैंने बताया कि नवीन मुझे रोज जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदलने लगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पति को तुमसे सच में मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर रिश्ता क्यों बनाता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर ने मुझसे उस दवाई का नाम पूछा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। नवीन ने कभी वह दवाई मुझे दिखाई ही नहीं थी। वह हमेशा अलमारी से निकालता और सीधे मेरे मुंह में डाल देता था। जब मैंने यह बात डॉक्टर को बताई तो वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, ऐसी कौन सी दवा है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और तुम्हारे इनकार के बावजूद तुम्हें खिलाता है? तुम अपने पति की हरकतों पर गौर करो तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। मैं सुन्न अवस्था में घर पहुंची। मेरी माँ कमरे के बाहर बैठी थी, इसलिए वह इन सब बातों से अनजान थी। घर पहुंचते ही माँ मुझसे कहने लगी, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सिर पर तो सास ससुर या ननद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है। पति भी तुमसे इतना प्यार करता है, फिर 8 दिनों में तुमने अपनी यह क्या हालत बना ली? तुम्हारी रंगत पीली पड्डी डीएच चुकी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी वहशी जानवर से कम न था, जो रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता था। माँ मुझे ढेर सारी नसीहतें देकर अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों के बारे में सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। यह बात ऐसी थी जिसे मैं सीधे नवीन से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं माँ के साथ ही चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ पति की इजाजत के बगैर
मुझे कभी साथ लेकर न जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अलमारी खोल कर देखूं कि आखिर नवीन मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है। मैं फौरन हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और धीरे धीरे चलती हुई कमरे में आई। मैंने नवीन की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े रखे थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन वह दवाई कहीं नहीं मिली। फिर मैंने दराज खंगाले, जिनमें कुछ जरूरी कागजात थे, पर कोई मेडिसिन नहीं थी। जब मैंने नीचे का लॉकर खोलना चाहा तो वह बंद था। मैं समझ गई कि नवीन ने वह दवाई उसी लॉकर में छुपा कर रखी है। रात को जब नवीन वापस आया तो मैंने उसे खाना दे दिया। मेरी अपनी भूख तो जैसे उड़ ही चुकी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। सोने से पहले बस एक गिलास दूध पिया और इससे पहले कि नवीन कमरे में आता, मैं फौरन बेड पर जाकर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि नवीन को लगे कि मैं सो चुकी हूं। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे सोया हुआ देखकर वह मुझे दवा न दे और मैं जागती रह सकूं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वह रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ ही देर बाद नवीन कमरे में आया। मुझे बेड पर लेटा देख वह करीब आया और बाजू से पकड़कर हिलाते हुए मुझे उठाने लगा। वह बोला, उठकर बैठो। मैंने आंखें खोली तो नवीन माथे पर बल डाले मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवीन, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी कमर में भी शदीद तेज दर्द है। मेरी बात सुनकर नवीन तल्खी से बोला, ये बहाने मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो, उठो और मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई और हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर आपने वह मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपाकर क्यों रखी है? उसे मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन अलमारी के लॉकर में रखी है? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने बात संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद दवा खा लूं। मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं दवा नजर नहीं आई, तो मुझे लगा शायद आपने उसे लॉकर में रख दिया होगा। ये मेरा बनाया हुआ एक बहाना था। वह ठंडा होकर बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वह दवाई तुम्हें रोज देता हूं और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें वह खिलाता रहूंगा। मैंने नवीन से मिन्नत करते हुए कहा, नवीन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बच्चा पैदा करने के लिए एक उचित उपचार, ट्रीटमेंट होता है और वह कोई डॉक्टर ही बता सकती है। यूं खुद से दवाइयां खाना ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद मेरी इस बात को सुनकर नवीन मुझे वह दवा नहीं देगा, लेकिन वह कठोरता से बोला, मैं जानता हूं कि वह दवाई हर औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफी है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा इतना कहना था कि नवीन का पारा चढ़ा गया। उसने जबरदस्ती मेरा मुंह खोलकर मुझे दवाई खिला दी। दवाई गले से नीचे उतरते ही मेरी फिर से वही कैफियत, हालत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे लगने लगा था कि अगर यही हाल रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। अगली रात मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसे ऐसी जगह छिपाकर रखा जहां से मेरा बेड साफ नजर आ सके। रात को नवीन ने फिर मुझे वही दवाई खिलाई और मैं मदहोशी की हालत में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो बड्ढी बेसब्री से नवीन के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने झपट कर मोबाइल उठाया और वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मेरे होश उड्डिड्डी एच गए। मैंने वह पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी कि घृणा और सदमे के मारे मोबाइल बेड पर फेंक दिया और अपने चकराते हुए सिर को पकड़ डीडीएच लिया। मेरा पति रात में मेरे साथ जो करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि नवीन वापस आता, मैंने अपनी माँ और पापा को घर बुला लिया और रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर माँ दहादे मारकर रोने लगी और पापा सिर पकड़ ढाकर बैठ गए। सच्चाई यह थी कि नवीन एक नामर्द इंसान था।
वह इस काबिल ही न था कि कभी औलाद पैदा कर सके या एक पति की तरह अपनी पत्नी के करीब आ सके। अपना पुरुषत्व साबित करने और मुझ पर रोब जमाने के लिए वह रात को अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बदतर सुलूक करते थे। मेरे पापा ने फौरन नवीन पर केस कर दिया और मुझे उससे तलाक दिलवाया। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि नवीन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। उसकी पहली पत्नी ने उसे इसीलिए तलाक दिया था क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर था। अपने उसी ईगो को संतुष्ट करने के लिए और दुनिया की नजरों में यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। उसने मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने भी मुझे यही चेतावनी दी थी कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है और इसे करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं बस यही दुआ कर रही थी कि काश यह बात झूठ हो। लेकिन नवीन मुझे नींद की दवाई इसीलिए देता था ताकि वह समाज में अपना झूठा मान सम्मान बचा सके और अपनी पहली बीवी को नीचा दिखा सके। अपनी झूठी शान की खातिर उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की दास्तान। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार दें। कमेंट में हमें अपने शहर का नाम बताना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक